गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? ठंड कम हो गई? अर्जी खारिज की जाती है। अध्यक्ष। बहुत नहीं है भैया, ठीक है जैसा भी है। क्या पढ़ रहे थे अपन? ओशियनोग्राफी। क्या हो गया ओशियनोग्राफी में? समुद्री विज्ञान तो हिंदी है। जो 8 से 9 टॉपिक लिखवाए थे मैंने पढ़ाने से पहले। 9। हाँ, तो बिना देखे किसे याद है, ऐसे पूछ रहा हूँ। क्या क्या पढ़ना था? खैर कोई बात नहीं है ना। कल क्या पढ़ा था, आप तो ये बता दो बस। अच्छा, रिलीफ फीचर्स पढ़ रहे थे। रिलीफ फीचर में क्या क्या हो गया? क्यों देवेंद्र, आप तो क्लास नहीं आए, आपको कैसे पता? क्या बात। कल हमने एक डायग्राम बनाया था, है ना? ऐसा कुछ डायग्राम था अपने पास। क्या? अरे जब भी सही बने सब ठीक है यार, आपको तो पढ़ने से काम है। इसके ऊपर ये पानी भरा है ना, ये पानी वाली सरफेस है। ठीक है। तानिया, क्या बात कर रहे हो? आवाज आती है मेरे कानों में। ये पानी वाली सरफेस है ना। ठीक है। तो हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ देखा था? लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या था? राइट साइड क्या था? राइट साइड में है ना। यहाँ तक ये आपका क्या होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपीय मग्न तट, है ना। ठीक है। इसके बाद ये क्या था? कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके बाद ये उठा हुआ भाग क्या था? नाइस। कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। इसको क्या कहा था? अभेसल प्लेन। अभेसल मैदान, है ना। सेम इधर भी थे, सेम है ना, ऐसे ही। ठीक है। अब क्या था इसमें? कुछ और आकृतियां थी। सेल्फ किसे कहेंगे? वह भाग, महाद्वीप का वह भाग जो पानी में ऊपर डूबा हुआ थोड़ा सा, है ना। ठीक।
तो बीच वाला एरिया होता है। हाँ, शोर लाइन के बाद बस मिनिमम 2 to 3 किलोमीटर और मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 80 से 100 तक मिलते हैं। और अलग अलग महासागर के अलग अलग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ मुन्ना कारीगर बनाने नहीं आया था, है ना, यहाँ कोई और बनाने आया था। ठीक है, अब इसमें कुछ और आकृतियाँ देखी थी अपन ने ना, जैसे यहाँ कोई माउंटेन है, यहाँ से ज्वालामुखी फट रहा है ना, तो ऐसे क्या बना रहा था, एक रिज बन रही थी ना एक। अगर ये रिज क्या हो जाए आपकी, बाहर निकल आए, तो इससे क्या बनते हैं, आपके द्वीप बनते हैं। और ये रिज अंदर ही ऐसे रह जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, सी माउंट, समुद्री टीला। ठीक, और क्या था, यहाँ क्या बन रहा था आपका, यहाँ जब कोई नदी आए और घेरा इसको गड्ढा कर दे, है ना, तो इसको बोला था हमने कैनियन। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या बन रही थी, ट्रेंचेस बन रही थी, गर्त, तो बोला हमने ट्रेंच। इतना ही था। गोयोट, ये गोयोट हो गया आपका ऐसा, इसका ऊपर से ऐसा कैसा हो, पठार जैसा हो। और हाँ, ये वोल्केनो ही है ना, ये बाहर निकल आया। ये वोल्केनो हो जाएगा ज्वालामुखी। और रिफ्ट वैली यही बनेगी बीच में ये। और ये क्या कहलाएगी आपकी, रिज, कटक, है ना। यही सब आकृतियाँ थी। तो हमने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ा है ना, इसके बाद स्लोप पढ़ा था, फिर राइज, फिर प्लेन, उसके बाद हमने सी माउंट देखे थे, आइलैंड देखे थे। आइलैंड किसे कहेंगे, जिसके चारों ओर पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं, है ना। अब बनता कैसा है, नीचे से कोई माउंटेन ऊपर आ रहा है और उसकी ऊपर की चोटी बाहर आ जाए पानी से, द्वीप का निर्माण होता है। क्या केवल ऐसे ही द्वीप बनते और तरीके से नहीं बन सकते? कैसे? कोरल्स, जैसे आपका लक्षद्वीप है, मालदीव है, अंडमान नहीं है। लक्षद्वीप और मालदीव क्या है, कोरल्स द्वीप है। कोरल्स द्वीप क्या होते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं उनको। प्लांक्टन मर जाते हैं, है ना, तो उनके जो मृत शरीर है वो बिल्कुल कठोर हड्डी जैसा हो जाता है, कठोर पत्थर जैसा, अगर वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाए। और हाँ जी, हाँ हाँ, विरंजन उन्हीं को बोलते हैं। विरंजन की क्रिया होती कब होती है, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, ठीक है, तो उनकी डेथ होने लगती है, और वो ऐसे जमा होते 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 सतह के वहां तक आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, वो भी द्वीप कहलाते हैं, उनको कोरल्स द्वीप बोलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं। नहीं है? ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक महासागर में कौन कौन से कहाँ कहाँ है ना। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है ना, ऐसे टेबल बना लेना, और उसमें आप जानकारी पुट करते जाना है ना। हम्म, मैं बता रहा हूँ ना अभी। महासागरों के नितल उच्चावच है ना, महासागरों के नितल उच्चावच। इसमें बनाना आप इधर लिख लेना, ओशियन
फिर लिख लेना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, फिर लिख लेना कॉन्टिनेंटल स्लोप राइज लिख लेना है ना, स्लोप तो कम मिलेगा। फिर लिख लेना आइलैंड्स, कितने द्वीप हैं। फिर ट्रेंचेस लिख लेना, मार्जिनल सीज, और कुछ बचा है, काफी है ना। तो लिख लेना वही हिंदी में महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय उभार। अच्छा, इस उभार की जगह ना आप एक चीज लिख लेना, रिज कर लेना है ना। रिज में कटक, कटक द्वीप, गर्त और सीमांत सागर। आगे और छोड़ देना कुछ, आ जाएंगे। जितना पेज हो कोई बात नहीं, है ना। ऐसे बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे तो लाइन टू लाइन कहाँ तक पढ़ोगे। जैसे एक टेबल बना लिया करो, इसी को बोलते हैं स्मार्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स, है ना। यहाँ लिख लेंगे हम अटलांटिक ओशियन, जिसका पढ़ेंगे उसका फिर जो जो आता जाएगा इसमें पुट करते जाएंगे ना। अभी नीचे लाइन मत खींच देना, है ना, क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, जितने भी इसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएंगे उनको इसमें लिखते चलना। कटक आएंगे तो कटक का नाम लिखते चलना, है ना। जो भी द्वीप आए द्वीप का नाम लिख लेना। गर्त जितने भी आएंगे गर्त यहाँ लिख लेना। और सीमांत सागर, उस महासागर से जुड़े कितने वो इसमें लिख लेना। ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक टेबल बना लेना। रिमोट कहाँ है? ठीक है ना, हो गया, हटा दूं। अटलांटिक महासागर पे, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसका पहले तो आप एक वर्ल्ड मैप बनाओ, ठीक है। इसके बाद ही आते हैं इस विश्व मैप बनाना, है ना। विश्व मैप बनाओ और तीनों महासागर आने चाहिए इसमें, ऐसा बनाना है। बना लोगे ना, मैं बना रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो इधर देख लेना, है ना। सबसे पहले आप बीच में बनाओ नॉर्थ अमेरिका।
तो इधर कौन सा महाद्वीप मिलेगा? अफ्रीका है ना। ये यूरोप हो गया आपका। अरे जाएगी। इंडियन ओशन तो आएगा ही नहीं। आएगा, आएगा, मैं कर दूंगा मेरे हिसाब से, खिसका खिसका कर दूंगा। आप पेज को ना इस तरह कर लेते हैं ना, तो आ जाएगा। ठीक है, उधर हो गया अपना ये, इधर चलते हैं अब। अभी मैं छोटा कर दूंगा, सबको दिख जाएगा है ना। ठीक है, लगभग बन गए हैं ना। ओके, यहाँ आपका ये ग्रीनलैंड है। अब सबको पता है कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं? सब पता है ना। ये आपका एशिया, ये यूरोप, इस अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका। नीचे अंटार्कटिका है ना। महासागर। हम्म, ये कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन।
ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, इनके रिलीफ फीचर्स देखेंगे। जो महासागर है आपके, इनके अंदर क्या क्या है, एक एक का पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने डेफिनेशन बता दी क्या होता है, वो देखेंगे वो कहाँ कहाँ है, कितनी गहराई में, कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई है ना, किसमें कटक है, किसमें कितने आइलैंड है। ठीक है। तो यहाँ आपको एक कटक मिलेगी ऐसे। अभी अपन किसका पढ़ रहे हैं, अटलांटिक का। ऐसे एस आकृति में एक क्या मिलेगी, ऐसे रीज मिलेगी एक। ठीक है। ऐसे माउंटेन की रीज मिलेगी। ठीक है। ऐसा अजगर टाइप में है ना, ऐसा आकार का है ना। दिखाई कैसे देता है हमें महासागर, ऐसा आकृति जैसा दिखता है। अब मैंने आपको बताया था इनकी दिशा, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका भी क्या होगा, ये ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। तो महासागर में क्या मिलेगा, अपोजिट मिलता है, ईस्ट नॉर्थ साउथ। जो महाद्वीप का क्या रहेगा आपका, पूर्वी किनारा, वो महासागर का कौन सा रहेगा, पश्चिमी। और महासागर का पूर्वी किनारा रहेगा, वो महाद्वीप का पश्चिमी किनारा रहेगा ना। तो इस दिशा को जरूर याद रखना, क्योंकि आपको घुमाएगा यहीं एग्जाम में, यहीं आप घूम सकते हो दिशा के चक्कर में ना, कि वो पूछा किसका है, वो याद रखना है। महासागर की दिशा बता रहे हैं या फिर महाद्वीप की पूछ रहे हैं उसमें, तो हमेशा एक दूसरे कैसे होंगे, ये अपोजिट। अब जैसे ये माउंटेन रीज है ना, क्या यहीं पर होगी ये, इसकी ना बहुत सारी ऐसे पार्ट निकल रहे होंगे ऐसे, अलग अलग जगह ऐसे फैल रही होगी, है ना। यहाँ भी कुछ बन जाएगी ऐसे, यहाँ बन गई कुछ, है ना, कुछ यहाँ बन गई। जैसे एक पेड़ में डालियाँ निकलती है ना, अलग अलग शाखाएं, ऐसे बंट जाती है ये भी, है ना। तो इन अलग अलग शाखाओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया है। तो आपसे एग्जाम में वही पूछेगा कि ये जो मेखलाएं किस रिज की शाखा है या किस महासागर में मिलती है। अब ये दो मेखलाएं हैं ना, एक नाम आता है बेसिन। तो एक मेखला ये हो गई, एक कटक ये हो गया, है ना। इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, बेसिन बोलते हैं, द्रोणी, द्रोणी। ठीक। तो यहाँ अलग द्रोणी नाम मिलेगा, जैसे ये वाली और ये वाली, इसके बीच का भी जो क्षेत्र है उसको भी क्या बोलेंगे हम, द्रोणी बोलेंगे, बेसिन। ठीक है। तो अभी उसमें कुछ शब्द आएंगे तो वो ध्यान रखना, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या क्या चल रहा है। अब ये मेखला क्यों बनती है, ये भी बताया हुआ है मैंने। मेखला क्यों बनती है, ये सॉरी कटक क्यों बनता है, रिज। यहाँ प्लेट, एक प्लेट आपकी इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो बीच से क्या हो रहा है आपका, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, टेंशनल फोर्स लग रहा है, तनाव बल। ठीक। तो वो क्या कर रहा है, क्रस्ट को तोड़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या निकल रहा है आपका, लावा। लावा भार होकर यहाँ सतह पर जमा होता जा रहा है, और जो पुरानी सतह उसको खिसकाता जा रहा है, और यहाँ पर नई सतह बनती जा रही है ना। तो ऐसे नई सतह क्या होती जा रही है आपकी, बनती जा रही है। फिर एक जगह जाकर ये महाद्वीपीय प्लेट से टकराता है, तो ये नीचे धंसता है ऐसे, क्योंकि ये इसका घनत्व ज्यादा, और ये वाली प्लेट ऊपर उठती है, तो जितना बन रहा है उतना विनाश भी हो रहा है। ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे नई चट्टानें कहाँ मिलेंगी, तो आप सबको नई चट्टानें मिलेगी यहाँ, जहाँ से रिज बन रही है, और सबसे पुरानी आपको मिलेगी महाद्वीपों के किनारों पर, यानी जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वो सबसे पुराना होगा। ठीक। क्योंकि यहाँ से धीरे 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 बनती हुई जा रही है वो खिसक कर, तो ये वाली क्या हो गई, सबसे पुरानी, और इसके पास वाली सबसे नई मिलेगी। क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना।
अब ये सारा कुछ मैंने समझा दिया, ऐसा कैसा ही बाकी सब महासागरों में होगा, जैसा यहाँ हो रहा है ना, ऐसा सब में इंडियन ओशन में भी आपको बहुत सारी मेखलाएं मिलेंगी, प्रशांत महासागर में मिलेगी। ठीक, अब एक और चीज समझ लो आप, जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? ठीक है, 3D बना रहा हूँ तो आपको लग जाएगा एक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ लंबा होगा कहाँ चौड़ा होगा वो याद रख लेना, है ना। तो ये आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होंगे, ये भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। तो जहाँ पर क्या होगा, आपका कोई प्लेट जाकर नीचे धंस रही है, जहाँ आपके क्या बन रहे हो, फोल्डेड माउंटेन बन रहे हो। फोल्डेड माउंट बन रहे हो तो वहाँ क्या होगा, वहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका हमेशा नैरो मिलेगा, यानी सकरा। ये हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपके क्या हो रहा है, प्लेट नीचे धंस रही है, फोल्डेड माउंटेन मिल रहे हैं, वहाँ हमेशा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा होगा, सकरा होगा। ठीक, लेकिन ये सही नहीं है कि जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ सकरा है वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन हो। जैसे अपन मानते हैं ना, ए बराबर बी है, इसका मतलब ये नहीं कि बी बराबर ए होगा, नहीं हो सकता, आता है ना ऐसा। यानी ए बराबर बी तो है लेकिन बी बराबर ए नहीं है। ऐसे जहां पर आपके फोल्डेड माउंटेन मिलेंगे वहां तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा होगा, सकरा ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ सकरा है वहाँ फोल्डेड माउंटेन आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ प्लेट नीचे धंस रही है तो वहाँ आपको कॉन्टिनेंटल सकरा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ अगर कॉन्टिनेंटल चौड़ा होने की वजह क्या है, नहीं होने की वजह क्योंकि वहाँ पर आपके माउंटेन बन गए हैं तो वो ऊंचाई उठ गया है उसका, है ना। क्लियर? अब आ जाएं पीपीटी पर। अब जो भी उसमें नया शब्द मिलेगा मैं फिर बता दूंगा, है ना। अब पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावच, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो मैंने जो टेबल बनवाया ना उसमें मान पुट करते जाना है ना। अब इसकी दिशा देखो भाई, पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिण में दक्षिण अमेरिकी और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित अटलांटिक। पश्चिम में क्या है इसके, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, पूर्व में अफ्रीका और यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक में नॉर्थ आपका अमेरिका हो जाएगा वेस्ट में और यूरोप हो जाएगा साउथ में, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो दिशा याद रहेगी आपको, है ना। अफ्रीका के मध्य स्थित अटलांटिक महासागर 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, कितना, 820 लाख। इसको अंध महासागर भी बोलते हैं शायद, अंधा बोलते हैं, अंध बोलते हैं, अंधी बोलते हैं शायद, है ना, अटलांटिक महासागर को। क्यों बोलते हैं, वो अफ्रीका की वजह से बोलते हैं, बताऊंगा क्यों बोलते हैं आगे ना। समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है, यानी प्रशांत महासागर से दुगना है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर अकेला फैला हुआ है, 1/3 पर अकेला है, अकेले का ही राज है ना। इतना है ये। और ये महासागर आपका विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है, व्यस्ततम। क्यों, क्योंकि विश्व का सारा व्यापार इसी महासागर से ज्यादातर होता है, किससे, अटलांटिक ओशियन। और जब तक आपकी कौन सी कैनाल है वो, स्वेज कैनाल, वो नहीं बनी थी उससे पहले और भी ज्यादा व्यस्ततम था, क्योंकि उसके बनने से थोड़ा अफ्रीका के नीचे और जाना बंद हो गया, अब सीधा मेडिटेरेनियन सी से जाते हैं। फिर भी सारा व्यापार लगभग इसी से होता है, अटलांटिक ओशियन से ही।
दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी नाइल, राइन, जर्मनी की राइन। हाँ, जर्मनी में है ना। इतनी व्यस्तम होते हुए भी बहुत क्लीन है। इंडिया में ऐसा हो जाए तो नदी नदी ना रहे, जैसे यमुना हो। यमुना में देख रहे हो, जैसे वो जब पशु या भैंस वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पागोल करते हैं, तो वो झाग निकलते हैं। इसे पूरे झाग से भरी हुई है, जैसे तो किसी ने कपड़े धोकर उसमें निकाले हो। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, बहुत प्रदूषित है। ये रहा आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब ये उत्तर में तो इसको नॉर्थ अटलांटिक बोल देते हैं, और साउथ वाले को, हमारी यहाँ से क्या गुजरती है, इक्वेटर। इक्वेटर के उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक और साउथ में साउथ अटलांटिक। अब ऐसा नाम क्यों दिया है इनको, नॉर्थ साउथ, एक ही क्यों नहीं रखा अटलांटिक? ये नेविगेशन की सुविधा से दिया है। अब मान के चलो कोई जहाज यहाँ डूब रहा है, अब वो बोल रहे कि हम अटलांटिक ओशन में हैं। अब वो यहाँ ढूंढेंगे या यहाँ ढूंढेंगे? तो वो बता देंगे ना, साउथ अटलांटिक में हमारी जहाज डूब रही है, तो यहाँ ना जाकर सीधा इधर ढूंढेंगे। अब एक ही नाम रखते कि अटलांटिक ओशियन है, कहाँ ढूंढते भाई? इसलिए थोड़ा नाम रख दिया है ना। अब फिर और ज़्यादा सुविधा हो गई जब टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, फिर बोल देंगे कि हम मिड अटलांटिक रीज के साउथ वाले पार्ट में हैं। बातें करो तो बिल्कुल मन में ही करो। आएंगे, बोला तो है। अब बाकी उन बढ़िया धूप निकल रही है ना। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये आपका अटलांटिक ओशन। अब इसमें देखो, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा ना, ये वाइट वाइट, ये क्या है आपका, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब कहीं पे देखो ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक जैसा नहीं मिलता है ना, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना, वो सब देखेंगे अपन क्या क्या है। ये महासागर अंग्रेजी के एक्स एस वर्ण के आकृति का है। अटलांटिक महासागर के नितल पर निम्न प्रकार के उच्चावच मिलते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से, ना। देखो इसमें दिखाई दे रहा है कुछ, ये तो आपकी रिज हो गई, ये ऐसे जा रही है, ये बन गया ना ऐसे जैसा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या देखोगे। अब जो जो काम किए वो देखते हैं। आपको तो बस किससे काम होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और देखो ये माउंटेन जा रहा है, रिज। अब इसकी एक शाखा इधर आ गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, वाल्विस रिज। वाल्विस रिज हो गया है ना। अटलांटिक इंडियन रिज हो गया, कि इधर इंड महासागर की आती है, इधर इसकी मिल जाती है। और ये एक ये रिज है ना, पूरे महासागर में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आगे जाकर, है ना। यहाँ अलग चला जाएगा, है ना। इधर न्यू फाउंडलैंड है तो इसको न्यू फाउंडलैंड रिज बोल देंगे। यहाँ पर रियो वाला तट है तो इसको रियो ग्रैंड रिज बोल देंगे, सॉरी राइज, उभार। तो ये जो शाखा है आपकी एक है, और इसके बहुत सारी उप शाखाएं हैं, ठीक है। तो आपको याद यही रखना है किस रिज की कौन सी उप शाखा है, ठीक है, या किस महासागर की है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना। मग्न तट अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त रूप से विस्तृत है। क्यों विस्तृत है पर्याप्त रूप से? क्योंकि ना तो दक्षिण में ना ही उत्तर में ज़्यादातर माउंटेन नहीं है, कोल्ड माउंटेन। ऊपर में केवल एक अपलेशियन मिलता है, और अफ्रीका में केवल एटलस मिलता है, ठीक है। तो वहाँ इनकी चौड़ाई कम होगी, बाकी जगह बढ़िया है, अच्छा है ना।
कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो कहीं पर ये चौड़ाई 2 किलोमीटर से 4 तक ही रह जाती है ना। जहाँ कहीं भी तट के पास पर्वत की स्थिति देखने को मिलती है, वहाँ पर मग्न तट कैसे होते हैं आपके? नैरो होते हैं। सेल्फ इज नैरो। बता दिया क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कौन सा प्लेट किनारा है? अभिसारी, कन्वर्जेंस। ये देखिए ना, ये तो आपका कोस्ट वाला रीजन हो गया, जो आपका मेन भूमि का पार्ट है। उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो जाएगा? ये सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद ये कौन सा होता है? स्लोप होता है। इसके बाद जो थोड़ा सा उभार रहता है उसको बोलते हैं राइज। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गए, फिर आपका डीप सी बेसिन हो गया, और फिर वोल्केनिक आइलैंड। क्लियर? देखो ये दिख रही है इसमें रिच, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा थोड़ा इनका उभार दिख रहा है ना, इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई दे रहे हैं ना। देखो ये, देखो ये पूरा क्या है आपका? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। आपकी भूमि ग्रीन ग्रीन में है ना, इतना सारा सारा क्या फैला हुआ आपका? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहीं आपको क्या मिलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या क्या मिलता है? नहीं, कैनियन तो स्लोप पे मिलेगा, बताया तो था मैंने कल। जितने भी आपके मार्जिनल सीज हैं, सीमांत सागर, वो सब कहाँ मिलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही मिलेंगे। अब यहाँ क्या है आपका? कौन सा माउंटेन है इधर? एटलस माउंटेन। यहाँ देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ भी कम है, तो यहाँ तो कोई सा माउंटेन नहीं है, पर लेकिन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? टकरा है, बट माउंटेन होगा या फिक्स नहीं है। लेकिन जहाँ माउंटेन होगा वहाँ फिक्स है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो ही होगा। नैरो भी कहाँ है? केन्या में है ना, मध्य अटलांटिक कटक, नाम लिख लो है ना उसमें, मिड अटलांटिक रिज। सेल्फ में लिख लो ना, लंबाई चौड़ाई लिख लो। अधिकतम 80 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, न्यूनतम 2 से 4। लिखते चलो अपने अनुसार। 80 से अधिक, 80 किलोमीटर से अधिक हो सकता है की चौड़ाई, और न्यूनतम 2 से 4 के बीच में। अच्छा ये बताओ, जितने भी पोर्ट हैं, बंदरगाह, वो कहाँ मिलेंगे? सेल्फ पर ही मिलेंगे, है ना। बीच आपको सेल्फ पर मिलेंगे, सीमांत सागर सेल्फ पे मिलेंगे, जितने भी आपके टूरिज्म प्लेस मिलेंगे सब कहाँ मिलेंगे? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो आर्थिक रूप से महत्व किसका है? सेल्फ का। जितने भी आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे वो भी सेल्फ पर ही मिलेंगे, सारे जितने भी ये मिनरल्स डिपॉजिट सब कुछ सेल्फ पर ही ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, उत्तर में ये लिखते चलना है ना, आइलैंड में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट, यानी इसकी विस्तार कहाँ तक है? यहाँ नॉर्थ में आपको मिलेगा आइसलैंड, और साउथ में बोवेट आइलैंड। तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु इसका आइसलैंड, और सबसे दक्षिण में बोवेट आइलैंड है। ठीक है, कितना लंबा फैला है ये? 14,400 किलोमीटर। नाव में बैठ कर जाना और पता करना कितना है ना। ठीक, ऐसा आकृति में इतना लंबा फैला हुआ है, इतनी लंबाई है ये जो ऐसे फैला हुआ है ना पूरा। तो उत्तर में क्या है इसके? आइसलैंड, और साउथ में बोवेट द्वीप, बोवेट आइलैंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, बोवेट द्वीप और आइसलैंड। देखो इसमें, यहाँ ऊपर है वो आइसलैंड है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना ये, और नीचे आपको मिल जाएगा इसमें बोवेट। दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ठीक है। साउथ में मिलता है बोवेट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 14,400 किलोमीटर। बहुत लंबा है। तो प्रशांत तो इसका दुगना है ना।
इसलिए सागरों को क्या बोलते हैं? महासागर। ठीक है, इसलिए वो इतने सारे राज दिखाए बैठे हैं। अभी तक आसमान में हमने बहुत कुछ खोजा, लेकिन पानी के अंदर ज़्यादा नहीं खोज पाए। ठीक है ना। ये रहा आपका बोवेट आइलैंड, है ना, बिल्कुल साउथ में है। और आइसलैंड तो फिर भी नहीं दिख रहा है ना, ऊपर ही है। अब जो आपकी ये रिज है, ये अगर बाहर निकल आए तो इससे बहुत सारे आइलैंड बने, जैसे ये आपका केप बर्डे आइलैंड है, कैनरी आइलैंड है, एजोर्स है ना, या बोवेट हो गया। जगह जगह क्या निकल रहे हैं आपके, बहुत सारे द्वीप निकल रहे हैं ना। बाहर आएंगे तभी तो आइलैंड बोलेंगे भैया। जब वहाँ आइलैंड लिखा हुआ है तो वो पागल थोड़ा ना हुए कि हम आइलैंड क्यों बोल रहे हैं। जब बाहर आ गया तभी तो बोल रहे हैं। अंदर होता तो हम माउंट बोलते उसको, या फिर हिल्स बोलते। ठीक है, बाहर आ गया तभी आइलैंड बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो है बाहर। वहाँ तो लोग बाग भी रहते हैं। नहीं गए आप? कहाँ दिख गया ये सबमराइन एनरप्शन रिपोर्टेड? वो देखेंगे, आगे आ जाएगा ना, अभी उस पर ध्यान मत दो। जितना काम का उतना देखो अभी तो, है ना। ऐसे जानने को तो महासागर में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कल बताया था ना, नेटफ्लिक्स पे देखना। देखा किसी ने? है उसमें ओशन वाला है, आवर प्लेनेट। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको अच्छे से, अगर महासागरों के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो। इंग्लिश बहुत लैंग्वेज इजी है, पर बहुत आराम आराम से बोलता है। सब टाइटल्स लगा लेना, समझ लेना, है ना। आ जाती इतनी तो इंग्लिश समझ में आ जाती क्या बोल रहा है वो। बस आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में इस कटक को क्या बोलते हैं, अब ये याद रखना भाई ना, डॉल्फिन। नॉर्थ में इसको डॉल्फिन बल्ज या राइज, है ना, डॉल्फिन राइज। और साउथ में क्या बोलते हैं? चैलेंजर राइज। तो याद रख लेना, डॉल्फिन को साउथ में चैलेंज मिल गया, है ना। डॉल्फिन को साउथ में किसी ने चैलेंज कर दिया। नॉर्थ में डॉल्फिन और साउथ में चैलेंजर, इसी का नाम है ना। यानी हमारी इक्वेटर हो गई, ये जो नॉर्थ वाली है इसको हमने क्या बोल दिया, डॉल्फिन, और साउथ वाली को चैलेंजर। ठीक। आइसलैंड और स्कॉटलैंड कहाँ है, किस देश में है? यूके। स्कॉटलैंड, है ना, के बीच इस कटक को क्या बोलते हैं? विविल थॉम्सन कटक। थॉम्सन, है ना, विविल थॉम्सन, या किसी का नाम होगा, उसी ने इसको खोज लिया, उसी के नाम पर रख दिया विविल थॉम्सन। नाम ही लग रहा है ना ये तो, विविल थॉम्सन, किसी अंग्रेज का ही नाम है ना। देखो अपने इंडिया में शॉर्ट्स सब बनाते हैं, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, रील्स, है ना, देखते हो सब। इंडिया में सब गाने गाए हुए हैं, नाचने में लगे हुए हैं। आप यूरोप के शॉर्ट्स देखना कभी, एडवेंचर वाली बहुत मिलेगी। कोई किसी पर्वत से साइकिल कूदा रहा है, कोई बलून से कूद रहा है, और अपने यहाँ नाच रहे हैं, है ना। तो उनसे सीखो वो क्या कितनी जिंदगी जी रहे हैं और हम क्या जी रहे हैं ना। तो अलग अलग देश, वहाँ भी भूगोल, सब जगह भूगोल लगता है भैया, है ना। वहाँ भौगोलिक कुछ कारण है तो उसके हिसाब से ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, वो एडवेंचर करने में लगे हुए हैं ना, मतलब जिंदगी को बढ़िया जी रहे हैं वो। और हमारे यहाँ तो आप बहुत सी रीलों का लेवल देखना, क्या ही करने में लगे हुए हैं, है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है। ग्रीनलैंड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में। अच्छा, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात चल रही है, ट्रम्प साहब खरीदने चाहते हैं ग्रीनलैंड को। किसका अधिकार है उस पर? डेनमार्क का। आप पता करो भैया क्यों लेना चाह रहे हैं उसे। तो डेनमार्क क्या उसे बेच देगा? इससे पहले भी डील हुई थी उसकी 8,500 करोड़ में।
लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया, बहुत पहले हुई थी। लेकिन ट्रम्प पिछले कार्यकाल में बोला था, इस कार्यकाल में बोल रहे हैं कि मुझे खरीदना है। अरे अमेरिका चाहता है दुनिया को ही खरीद लूं, और सारी फसाद की जड़ एक ही देश है दुनिया में, यही है। दुनिया में जितना कुछ घट रहा है केवल एक देश की वजह से, बाकी तो सब उसके आगे पीछे लगे हुए हैं। अब इसी को नीचा दिखाने में चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है। अगर ये चुपचाप अपना काम करे तो इनको क्या मतलब पड़ा। ये सबको अपना अधिकार जमाना चाहता है ना, मैं वर्ल्ड पावर हूँ, सुपर पावर। जैसे अपने घर में भी होते हैं बहुत से, मैं सुपर पावर हूँ, मेरी ही चलेगी, वैसा ही दुनिया में भी है एक, है ना। हाँ पहले, अब नहीं बचा है। अमेरिका बहुत कमजोर होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी है, दबदबा तो है उसका, है ना। भैया बाप बाप होता है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड के साउथ में टेलीग्राफिक प्लेट्यू। ये शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, कहाँ है टेलीग्राफिक पठार। तो किसका पार्ट है ये, मध्य अटलांटिक रिज का। बताया था ना मैंने, ऐसे चल रही है ये। अब इसका एक पार्ट ग्रीनलैंड की साइड चला गया, है ना। तो ये उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाया वहां पर, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। कहाँ, ग्रीनलैंड के दक्षिण में। तो लिख लेना उसमें, है ना, रिज वाले पॉइंट में टेलीग्राफिक पठार। कहाँ बोल रहे हैं इसको, विविल थॉमसन कहाँ बोला था, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच। और देखो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इस कटक की शाखा न्यू फाउंडलैंड उभार, न्यू फाउंडलैंड बल्ज, बल्ज ही है ना, हाँ, न्यू फाउंडलैंड बल्ज के नाम से जानी जाती है। यानी न्यू फाउंडलैंड के पास तो बोल देंगे न्यू फाउंडलैंड उभार। ठीक है, जो न्यू फाउंडलैंड तट तक चली है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो गए। नॉर्थ में क्या बोलते हैं, डॉल्फिन। साउथ में, ग्रीनलैंड के साउथ में किस नाम से जानी जाती है, टेलीग्राफिक पठार। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में विविल थॉमसन, और न्यू फाउंडलैंड के पास न्यू फाउंडलैंड उभार। क्लियर, कौनो दिक्कत नहीं। ये देखो साहब, दिख रहा है, ये नीचे से क्या आ रहा है आपका, लाव आ रहा है। एक प्लेट आपकी इधर जा रही है, ये मान के चलो आपका क्या हो गया, अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, है ना। इधर कौन हो जाएंगे आपके, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका वाला, है ना। तो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये बीच में आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन। तो बीच में आपकी क्या बनती जा रही है यहाँ पर, रिज बनती जा रही है, ऐसा ही बन रही है ना। अभी इसका एक भाग इधर आ गया, एक इधर चला गया, एक ऐसे 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 बंट गया, तो उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे दिया। ठीक, दिख रहा है ना इसमें भी, ये इधर चल रहा है, ये पूरा आपका महासागर है, यहाँ पर ये देखो बन रही है ना रिज, ऐसे। ओके, फिर एक जगह आकर ये क्या करती है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, और यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन आपके बन जाते हैं। ठीक है, और इधर से ये पिघलती है तो क्या निकलते हैं आपके, वोल्केनोज निकलते हैं। ठीक, और यहीं पर आपकी क्या बनेंगी, ट्रेंचेस बनेंगी। 40 डिग्री दक्षिण उत्तर वाले नाम देख लिए अपन ने, ग्रीनलैंड के साउथ में टेलीग्राफिक प्लेट्यू, आइसलैंड स्कॉटलैंड के बीच न्यूफाउंडलैंड के पास, और नॉर्थ में इस रिज का नाम डॉल्फिन। साउथ में, अब साउथ वाले वो देख लेते हैं ना, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वॉल्विस कटक के नाम से जानी जाती है, जो कहाँ है, अफ्रीका के मग्न तट की ओर, तथा दूसरी शाखा रियो ग्रांडे उभार के नाम से दक्षिण अमेरिका की ओर उन्मुख हो जाती है। यानी अफ्रीका की साइड क्या बोलते हैं इसको, वॉल्विस, और दक्षिण अमेरिका की तरफ रियो ग्रांडे एक रिवर भी है, दक्षिण अमेरिका में ही है ना। तो उससे याद रखना है ना, रियो ग्रांडे कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण अमेरिका की साइड में।
ठीक, और वॉल्विस अफ्रीका की साइड। लिख लीजिए भैया इसको भी, है ना। अफ्रीका कौन से दिशा क्या रहेगी, अटलांटिक महासागर की वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम में वॉल्विस, और दक्षिण पूर्व में रियो ग्रांडे। के बाद और देखिए, मध्यवर्ती कटक का यद्यपि अधिकांश भाग जलमज्जित सबमर्ज्ड है, तथापि कई चोटियां सागर के ऊपर दृष्टिगत होती है, जिनमें ऑजोर्स आइलैंड, ऑजोर्स का पिको द्वीप सर्वोच्च है, जो सागर तल से कितना ऊंचा है, 7,000 से 8,000 फीट के ऊपर, यानी आपके हिमालय के बराबर। देख रहे हो आप, समुद्र में भी हिमालय के बराबर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उतनी ऊंची हो गई कि वो बाहर ही निकल आई, तो उसको क्या बोल दिया हमने, पिको द्वीप। कहाँ पर है ये, ऑजोर्स के पास। ऑजोर्स कहाँ है, कहाँ है, नॉर्थ में है, देखते हैं भैया ना, इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं ढूंढो। चलिए नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वाल्विस रिज रहा, और रियो ग्रांडे इधर ही तो था, नहीं मिल रहा इसमें ना। वो सारे बेसिन, अभी बेसिन भी लिखेंगे ना, वो कहाँ चला गया, यहाँ ब्राजील बेसिन है आपका, जो वो आइलैंड है वो कहीं दिख रहा है क्या, आता तो नॉर्थ में, पर इसमें शायद नहीं लिखा है, नहीं नहीं नहीं, वो तो टेलीग्राफिक प्लेट्यू है, ये थॉमसन रिज है, ठीक है। बेसिन्स देखो इसके, बेसिन बता दिए ना मैंने, क्या होते हैं, क्या होते हैं बेसिन, जैसे आपने जनरल पढ़ा होगा, नदी द्रोणी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र बेसिन होता है ना, वैसे यहाँ पर एक ये क्या है, आपकी माउंटेनरीज है, अब इसमें अलग अलग इसकी शाखाएं हो गई, तो इसके इसके बीच का क्षेत्र आपका बेसिन कहलाएगा, इसके इसके बीच का क्षेत्र आपका वही बेसिन या द्रोणी कहलाएगा, ये भी आपका क्या होगा, द्रोणी होगा, ये भी क्या कहलाएगा, बेसिन। ठीक, तो इसमें बहुत सारी आपकी शाखाएं हैं ना, जैसे एक इधर जा रही है, 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 एक इधर, है ना, तो इनके बीच के क्षेत्र को हम बेसिन, तो ये जहां जहां जा रही है वहां वहां क्षेत्र के हिसाब से इनका नाम दे दिया। मध्यवर्ती अटलांटिक कटक द्वारा अटलांटिक महासागर दो विस्तृत द्रोणियों में विभाजित हो जाता है, देखते हैं कौन कौन सी है। इन दो बृहद द्रोणियों में पुनः कई छोटी छोटी द्रोणियां भी पाई जाती है, जिनमें निम्न द्रोणियां, आप लिख लेना, आप जो मैंने वो लिखाया था ना, बेसिन्स, द्रोणी, तो ये नाम लिखते चलो, है ना, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी द्रोणी है। लेब्राडोर सी के पास आपको मिलेगी लेब्राडोर द्रोणी, कहाँ है लेब्राडोर सी, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, ग्रीनलैंड के साउथ में, है ना। इसके बाद आपको उत्तरी अमेरिका द्रोणी मिलेगी, वहीं उसके पास, फिर नीचे आ जाएंगे ब्राजील, तो ब्राजील द्रोणी, स्पेनिश द्रोणी, ये कहाँ मिलेगी आपको, स्पेन साइड, उत्तरी तथा दक्षिण कैनरी बेसिन, ये आपका अफ्रीका के वेस्ट में मिलेगा, कैनरी आइलैंड, फिर केप वर्डे, वहीं आइलैंड एक, केप वर्डे द्वीप, तो वो द्रोणी हो गई। गुआइना, ये कहाँ है आपका, साउथ अमेरिका के उत्तर में, कैरेबियन सी के पास। फिर आपको मिलेगा अंगोला द्रोणी, अंगोला कहाँ है, अफ्रीका में है। केप, केप ऑफ गुड होप वाला, अगुलहास, वही अफ्रीका के दक्षिण में। ये सब क्या है आपकी अटलांटिक महासागर के कुछ बेसिन है, द्रोणियाँ, लिख लो सारी की सारी, लिखिए। है तो उत्तर में ही हो, ठीक है भैया, लिख लीजिए ना, लेब्राडोर हो गया,
नॉर्थ अमेरिका बेसिन, ब्राज़ील बेसिन, स्पेनिश बेसिन, नॉर्थ एंड साउथ कैनरी बेसिन, केप वर्डे बेसिन, गुयाना बेसिन, अंगोला, केप बेसिन और अगुलहास। हाँ, ये ऐसे ही आएगा, इधर देगा आपको ओशियन और इधर देगा आपको द्रोणी, या फिर दे देगा वो सही ये तो हो जाएगा 1 2 3, इनमें से कितने सही है, ठीक। या फिर ऐसे ही देगा वो कि ब्राजील द्रोणी अटलांटिक के कहाँ हैं, तो ये तो आपको पता है, लेकिन वो कुछ ऐसे नाम देगा जो आपको कम याद होंगे, जैसे अगुलहास दे देगा, अंगोला दे देगा, कैनरी दे देगा, और इनकी दिशा पूछ लेगा उत्तर अटलांटिक में, दक्षिण अटलांटिक में, या किस महासागर से हैं, हिंद महासागर में है या पैसिफिक में है या अटलांटिक में। तो आपको सब तरीके से तैयार रहना है ना, कैसे ही पूछे आने दो, है ना, हम बताने को तैयार है। हाँ, ये तो अभी अटलांटिक का ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप होंगे गर्तों में, और क्वेश्चन वहीं से आएंगे, एक तरफ होगा गर्त, एक तरफ होगा ओशियन, वो लिख देंगे यहाँ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। अब यहाँ लिख देंगे आपके अटलांटिक के सामने लिख देगा ट्रेंच, वो मेरियाना ट्रेंच, है ना। पैसिफिक के सामने लिख देगा कौन सी थी नहीं नहीं, इंडियन में है आपकी सुंडा, या इसकी याद नहीं आ रही, वो लिख देगा, बोलेगा वो इनमें से कितने सही है, वो नहीं पूछेगा कि जोड़ी मिलाओ, वो पूछेगा कितने सही है ना, जावा, ठीक है। तो आपको बताने पड़ेंगे, तो वो कब बताओ, जब एग्जैक्ट याद होगा। अब जोड़ी में तो हम ना अनुमान लगा लेंगे कि इसका तो ये हो गया, अब बाकी सब मिला लेंगे ना, तो वो वाला भी अब यूपीएससी ने तो खत्म ही कर दिया, ये एलिमिनेट कर लेते थे, अब करो, अब क्या करोगे। अब हम सीधा पूछेंगे कितने सही है, कितने तेरे सांबा, है ना। वैसा ही होगा, लिख लिया। अब डीप्स देख लो भैया, है ना, गर्थ ट्रेंच, तो ये है पोर्टो रिको। अब किसी को मान के चलो रैप सुनना पसंद हो, तो हनी सिंह का रैप आया था, इसमें पोर्टो रिको नाम आया था। अभी जो कलर स्टार सॉन्ग आया था ना, सोनाक्षी सिन्हा और हनी सिंह का, तो उसमें वो बोलती है 7 समुंदर पार जाना है, कहाँ, बोली पोर्टो रिको जाना है। अब कोई सुन रहा हो ज्योग्राफी वाला, आ जाए मन में, चलो ले लो भाई क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि भूगोल हर जगह दिखाई देता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। एक बार ना वो लेमन ग्रास के बारे में पूछ लिया था, लेमन ग्रास होती है ना, अब कोई गए होंगे वो, नॉर्थ में मिलती है उत्तराखंड वगैरह में वहाँ, ठीक है, उसको दिख गई होगी, उसने बोला क्वेश्चन बना देते हैं, एनवायरमेंट में पूछ लिया लेमन ग्रास, ठीक है। तो इसके ट्रेंचेस लिख लो आप, पोर्टो रिको, ठीक, रोमांस ट्रेंच, वाल्डिविया, है ना, वाल्डिविया, और ये हो गया आपका बुचानन और मौसले, ये आपके इसके गर्ते हैं, कल भी लिखवाए थे मैंने विथ गहराई के साथ। कल भी तो लिखवाए थे ना, तो वो क्रोनोलॉजी भी याद रखना, सबसे गहरा कौन सा है, किस महासागर का कौन सा सबसे गहरा है। मेरे जाने तो सबसे विश्व में सर्वाधिक गहरा है, प्रशांत महासागर, महासागर का सर्वाधिक गहरा है। अटलांटिक का कौन सा था, पोर्टो को नहीं था, कुरीन है, 10,000 कुछ है ना, और इंडिया का जावा, नहीं नहीं, होना तो चाहिए, देखते हैं इसमें है क्या। ये तो आपके बेसिन रही है, आपका ब्राजील बेसिन, और कौन सा था ये आपका पुर्टो रिको ट्रेंच, यहाँ, क्या क्या कह रहे हैं, पुर्टो रिको कितना गहरा है, उससे ज़्यादा दूसरा था ना एक, 10,000। हम्म, ये आपका न्यू फाउंडलैंड हो गया, ये लेब्राडोर सी है, और क्या था, ये केप बर्डे बेसिन हो गया, ठीक।
ये सियरा लियोन बेसिन है यहाँ, गुआइना प्लेन हो गया, ये अगुलास बेसिन, ठीक है। और क्या बचा आपका? ठीक है, इतना ही है ना। अब इसके मार्जिनल सीज देख लो भैया, कौन कौन से मिलेंगे। ग्रीनलैंड के साउथ में लेब्राडोर सी, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर कैरेबियन सागर, 3 तो उधर हो गए। अफ्रीका की साइड चलेंगे तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, ऊपर नॉर्थ सी हो जाता है, और गल्फ ऑफ गिनी, यही मिलेंगे इसमें। देखते हैं क्या क्या है ना। एक तो हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, दूसरा कैरेबियन सागर, तीसरा हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर नॉर्थ सी हो गया है ना, वेफिन की खाड़ी हो गया, गल्फ ऑफ वेफिन, हडसन, गल्फ ऑफ हडसन, हडसन बे है नॉट गल्फ है ना, बे, बफिन भी बे है और हडसन भी बे है। ये पता होगा आपको गल्फ और बे क्या है, किस किस को नहीं मालूम, व्हाट इज गल्फ एंड व्हाट इज बे। हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है, खाड़ी। हाँ जी, गल्फ के तीनों साइड पानी होता है, तो बे में क्या होता है। गल्फ क्या होती है आपकी, बहुत नैरो होती है, अंदर से तो ऐसे चौड़ी रहेगी और बाहर से नैरो रहेगी, उसको गल्फ बोलते हैं। और बे आपका बाहर से ऐसा फैला ऐसा रहेगा, जैसे आप बे ऑफ बंगाल देखते हो ना, बहुत चौड़ी है। आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देखते हो, ऐसे बना हुआ है अमेरिका, तो उसके अंदर ऐसा पानी जाता है, ऐसे बाहर निकलता है स्पीड से, तो हो जाएगा आपका गल्फ। तो जिसका बाहरी क्षेत्र क्या हो, खुला हो, यानी महासागर की तरफ जो खुला हो वो बे है, और महासागर की तरफ थोड़ा सा बंद हो वो गल्फ हो जाएगा। लिख लिए ये।